हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स, जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स की इन डिटेल्ड वीडियोस। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 की, जो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो देखो बच्चों, ये हमारी वन शॉट वीडियो रहेगी जिसमें मैं एक ही वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट इसी में से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप यहीं से अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो हमारे पास क्या आती है कि ये जो मेरा चैप्टर है ना, इस चैप्टर को ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें बेसिकली हम दो अलग अलग लोगों के दिए हुए प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। पहले हमारे थे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने हमें दिए थे टोटल ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है हमारे चैप्टर के फर्स्ट हाफ में, वो रहने वाले हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड हाफ में हम पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के दिए हुए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस, इसके नेचर, इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कौन से वो 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हेनरी फ्योल ने दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ना जो हमें मिस्टर हेनरी फ्योल ने दिया है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो, इन प्रिंसिपल्स को ना याद करने के लिए मैं आपको कुछ एक टिप्स बता देती हूँ, उसके बाद हम ये प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। टिप नंबर 1, आपको ना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स मुझे बताओ या सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करो। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता यार, मैक्सिमम 6 नंबर का आएगा। तो क्वेश्चन या तो क्या करेगा, आपको 2, 3, 4 प्रिंसिपल्स दे देगा कि इन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करिए, या किसी दो प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन दे देगा आपको कि हेनरी फ्योल के दिए हुए किन्हीं 4 या किन्हीं 5 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करो। तो आपको ना 14 के 14 प्रिंसिपल्स का नाम याद करना, एक्रोनिम्स बना के वो करने की जरूरत है नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब इन प्रिंसिपल्स का मतलब कैसे समझे, मतलब कैसे याद करें, तो उसके लिए बस एक चीज समझ लो, वो है इन प्रिंसिपल्स के नाम। इन प्रिंसिपल्स के ना जो नाम है वो समझ लो, एंड इनके नाम इतने आसान है, इतने आसान है कि इसी नाम में से आपको पूरे के पूरे प्रिंसिपल का मतलब समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले मेरे पास प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क का मतलब आप सब समझते हो, काम। एंड डिवीजन का मतलब मेरे पास क्या होता है, किसी भी काम को, किसी भी चीज को डिवाइड करना। तो अगर मैं काम को डिवाइड कर दूं बहुत सारे अलग अलग लोगों के बीच में, तो उसी प्रिंसिपल को मैं क्या बोलूंगी, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक काम है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि हर इंसान को, हर लेबरर को बोलूंगी कि तू भी यही काम कर, तू भी यही काम कर, तू भी यही काम कर। नहीं, मैं उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और हर पार्ट एक पर्टिकुलर लेबरर को दे दूंगी। ठीक है जी, ये होता है मेरा डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पूरे के पूरे काम को डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में, और हर एक पर्टिकुलर पार्ट एक इंडिविजुअल को दे दीजिए, असाइन कर दीजिए, सो दैट ओनली वन पार्ट ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। एक इंसान को एक ही काम दिया जाए उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो रेपिटेडली कर सके, सो दैट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में बी अचीव, ताकि हमारे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल सके। सो क्या बोलती है ये पूरी डेफिनेशन मुझे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पूरे काम को आप डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में। क्यों डिवाइड करोगे, ताकि हर छोटे से छोटा पार्ट आप एक इंडिविजुअल को दे दो। किस इंडिविजुअल को दोगे, जिस इंडिविजुअल की वो पर्टिकुलर एबिलिटी है वो पार्ट काम करने की, और उससे क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा स्पेशलाइजेशन का। सो देखो, जब भी डिवीजन ऑफ वर्क नाम आता है ना, एक वर्ड आप पहले ही दिमाग में रख लो, वो वर्ड है स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन वर्ड को लिख कर ही आना है अगर डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल आया। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप एक इंसान को एक काम बांटोगे और वो इंसान वही काम बार बार करता रहेगा, तो वो उसमें इतना स्पेशलाइज, इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उससे अच्छा वो काम और कोई भी नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल है कि मान लेते हैं अगर हमें गाड़ी बनानी है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हर लेबरर को बोलेंगे एक गाड़ी तू बना, एक गाड़ी तू बना। नहीं, हम उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। टायर के लिए एक सर्टेन ग्रुप होगा, गाड़ी की बॉडी बनाने के लिए कोई दूसरा ग्रुप होगा, गाड़ी का इंजन बनाने के लिए कोई तीसरा ग्रुप होगा, और बाद में वो सारे ग्रुप्स ला करके गाड़ी को असेंबल कर देंगे। तो हर ग्रुप अपने काम में स्पेशलाइज होगा। टायर वाला सिर्फ टायर में स्पेशलाइज होगा, इंजन वाला सिर्फ इंजन में स्पेशलाइज होगा। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, स्पेशलाइजेशन मिलती है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रिंसिपल, जिसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। तो देखो, इसका नाम का मतलब समझ लो। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, वेयर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल मुझे क्या बोलता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को कुछ एक सर्टेन अथॉरिटी, कुछ सर्टेन पावर देते हो, उसके बिल्कुल इक्वल, उसके बिल्कुल बराबर ही आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ड्यूटी भी देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को पावर ज्यादा दे दी
और ड्यूटी आपने उनको कोई नहीं दी, मतलब आपने उसको सिर्फ पावर दे दिया, तुम्हारी ड्यूटी कोई नहीं है, पावर है तुम्हारे पास, किसी को भी जाके डांटो, कुछ भी करो। तो ऐसे केस में क्या होगा, पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने किसी को ड्यूटी, या मैं बोलूं अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपने उनको इक्विवेलेंट अगर अथॉरिटी नहीं दी, तो क्या होगा, अगर आपने उनको बराबर की अथॉरिटी नहीं दी, तो वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। वो बेचारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे फुलफिल करेगा जब उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, जब उसके पास पावर ही नहीं है किसी को कुछ बोलने की, किसी को डांटने की, किसी से बात करने की, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएगा। सो ना तो अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कम होनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। यही इस प्रिंसिपल ने मुझे बोला है। क्या कहता है, दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, दोनों को साथ में रहना चाहिए। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क, जब किसी को कोई काम दिया है एंड इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, और उसको रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है ये काम जब आपने उसको सफिशिएंट पावर यानी कि अथॉरिटी भी दी है अपने काम को पूरा करने के लिए। ये इसकी हो गई डेफिनेशन। इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या है। पहला एडवांटेज है मेरे पास, इट हेल्प्स इन अचीविंग द टारगेट, हमें हमारे गोल्स को, टारगेट्स को पूरा करने में मदद करता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में मदद करता है। एंड दूसरी चीज, इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी ये हमें हेल्प करता है। ठीक है जी, थर्ड प्रिंसिपल पे चलते हैं जिसका नाम है डिसिप्लिन। अब देखो, इससे तो आसान प्रिंसिपल और कोई हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे आसान प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि सारा दिन सुनते हो आप स्कूल में, हर जगह मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल यही बोलता है कि हर कोई अपना शांति से, डिसिप्लिन से काम करे, फिर चाहे वो हमारे सुपीरियर्स हो ऑर्गेनाइजेशन में या सबऑर्डिनेट्स हो, सबको अपना काम विद डिसिप्लिन करना है। तो क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, क्या डेफिनेशन है, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, जितने भी रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एंड जो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट के अग्रीमेंट में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, उसको ओबे करना पड़ेगा। कौन ओबे करेगा? सुपीरियर भी ओबे करेगा, सबऑर्डिनेट भी ओबे करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सीनियर है वो अपनी मनमानी करे, नहीं, ना तो सीनियर मनमानी करेगा ना जूनियर, दोनों ओबे करेंगे सारे रूल्स, जिसकी वजह से क्या हो पाएगा, सक्सेसफुली काम हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसके क्या एडवांटेजेस है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन है तो हमारी गुडविल बढ़ेगी, हमारी रेप्यूटेशन ज्यादा बेटर होगी पहले से, हमारे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, एंड लेबर की और मैनेजमेंट की यानी कि सुपीरियर्स की और सबऑर्डिनेट्स के जो रिलेशनशिप्स हैं वो पहले से बेटर हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। एक अच्छा एनवायरमेंट पैदा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगले पे चलते हैं, फोर्थ प्रिंसिपल हमारा आता है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, यूनिटी का मतलब होता है सिंगल यानी कि वन, यानी कि एकता। बहुत बार सुना होगा एकता वर्ड, ठीक है जी। दूसरा वर्ड आता है मेरे पास कमांड। कमांड का क्या मतलब होता है, किसी को कोई पर्टिकुलर ऑर्डर देना। फिर से नाम से याद कर लो, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब एक, कमांड मतलब ऑर्डर, यानी कि एक बार में एक एम्प्लॉय को एक ऑर्डर मिलेगा। एक से ज्यादा ऑर्डर एक बार में एक एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर पे मम्मी ने और पापा ने एक ही साथ दो काम बोल दिए तो क्या होगा। वैसे तो आप कोई भी किसी का भी काम नहीं करते होगे, बट फिर भी अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं पहले मम्मी का काम करूं कि पापा का काम करूं, है ना। क्योंकि अगर मम्मी का काम कर रहे हो तो पापा डांटेंगे मेरा नहीं किया, पापा का कर दिया तो मम्मी डांटेंगे मेरा नहीं किया। तो इससे क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे घर में एनवायरमेंट खराब होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एक सबऑर्डिनेट है, इस सबऑर्डिनेट को दो मैनेजर अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो ये सबऑर्डिनेट भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, एंड ये जो दोनों मैनेजर्स है इनको भी बुरा लगेगा कि पहले मेरा काम क्यों नहीं हुआ या क्यों मेरा काम नहीं किया। सो दैट इज वाई ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर एट अ टाइम। एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे, एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। एंड आप एक बार में एक ही सीनियर को आंसरेबल हो, ऐसा नहीं है एक ही बारे में दो दो लोग आपको ऑर्डर दे और आप दोनों को जवाब दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर एक बार में एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दे, दो दो मैनेजर्स ऑर्डर ना दे। ये गलत है, ये सही है, ठीक है जी। अगला चलते हैं, यूनिटी का मतलब तो अभी मैंने बताया था, मतलब कि वन, एक, एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब है किस दिशा में जाना है, कैसे जाना है। अब देखो, ये हमारा अगर गोल है, अब इस गोल से हम ऐसे भी जा सकते हैं, गोल पे ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो नॉर्थ है, साउथ वेस्ट, कहाँ से घूम के अपने गोल पे जाएं। तो देखो, क्योंकि हमारी टीम एक है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक है, तो हमें रास्ता भी एक ही चूज करना पड़ेगा। सो डायरेक्शन का मतलब है कौन से रास्ते में हम जाएं। सो क्या बोलता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का प्रिंसिपल, कि एक हेड होना चाहिए हमारा और एक ही प्लान होना चाहिए फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल सेम है, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए अगर तीन अलग अलग रास्ते हैं
हम तीनों में से कोई एक ही रास्ता अपनाएंगे और हर एम्प्लॉय, हर मैनेजर, हर कोई उसी रास्ते को अपनाएगा, उसी प्लान पे चलेगा और कोई दूसरा रास्ता कुछ नहीं अपनाया जाएगा। एक सिंगल प्लान अपनाया जाएगा एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। इससे क्या होगा? एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इससे आएगी। स्पेशलाइजेशन क्या था? सबसे पहले प्रिंसिपल में पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क में हमने पढ़ा था, एक पर्सन अगर एक ही काम करेगा वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। एसोसिएशन विद द सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी, अगर हम सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी को बार बार करेंगे तो स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी। देखो ये जो पॉइंट है ये एक कॉमन पॉइंट है। आप कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल उठा लीजिए आउट ऑफ द 14 प्रिंसिपल, ये कॉमन है, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, ये भी एक कॉमन पॉइंट है, 14 में से किसी भी प्रिंसिपल में लिख सकते हो। हर प्रिंसिपल मदद करता है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, हर प्रिंसिपल मदद करता है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द यूनिटी इन एक्टिविटीज, हमें कोऑर्डिनेशन करने में भी मदद करता है। सारे एम्प्लॉय साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक डायरेक्शन यानी कि रास्ता, एक प्लान पे अगर सब चले तो एफिशिएंसी आएगी, कोऑर्डिनेशन आएगी, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएंगे। सिक्स्थ प्रिंसिपल पर हम चलते हैं जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। यानी कि क्या बोला गया है? सबऑर्डिनेशन मतलब छोटा, एक पर्टिकुलर चीज छोटी होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। कौन सी चीज? हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा पर्सनल गोल हमेशा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट, जनरल गोल से नीचे होना चाहिए। सबसे ऊपर हर मैनेजर के लिए, हर सबऑर्डिनेट सीनियर सबके लिए सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, हमारा जनरल इंटरेस्ट सबसे ऊपर सबके लिए होना चाहिए। किसी के भी लिए अपना पर्सनल गोल सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। ऊपर कौन सा होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट चाहेगा कि मैं सेल्स बढ़ाऊं, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहेगा कि हम जो है खर्चा कम करें, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? चाहे खर्चा कितना भी होता रहे मैं सेल ज्यादा दिखा दूं। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? चाहे सेल कम हो, मुझे तो खर्चा कम दिखाना है, ठीक है ना, मुझे तो अपने बजट के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने अपने डिपार्टमेंट का नहीं सोचोगे, आप ये सोचोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो किया जाएगा। तो चाहे सेल्स डिपार्टमेंट नंबर 1 बने या फाइनेंस डिपार्टमेंट नंबर 1 बने, हमें एज अ होल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा नंबर 1 बनना है। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, इंसानियत दिखाओ यार, लड़ो मत, इंसानियत दिखाओ, दूसरों का भी भला करो, ऑर्गेनाइजेशन का भला करो, अपना अपना मत सोचो। एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब देखो अगर कंपनी का ही प्रॉफिट हो गया तो सेल्स डिपार्टमेंट का भी भला होगा, इसका भी भला होगा, तो सबका भला होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स ऑब्टेन होते हैं, अभी मैंने बताया कि ये कॉमन पॉइंट है, सब में लिख दो। एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में क्या होती है? कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पेमेंट, सैलरी टू दी एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को पेमेंट करिए, और कैसी पेमेंट करिए? जो अच्छी हो, जो एटलीस्ट रीजनेबल होनी चाहिए। देखो क्या बोला गया है कि अगर आपका कोई कंपटीशन है मार्केट में, कोई आपका कॉम्पिटिटर है, ये जितनी भी कंपनीज आपकी इंडस्ट्री में सेम काम के लिए एम्प्लॉयज को जो पैसा देती हैं, आप एटलीस्ट उतना रीजनेबल पैसा दीजिए ताकि उनको रीजनेबल एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके। कॉम्पिटिटिव वेजेस दीजिए ताकि जो कंपटीशन आपका दे रहा है पैसा, उतना ही पैसा आप दीजिए ताकि आप पीछे ना रहे, ताकि आपके एम्प्लॉयज पीछे ना रहे, एंड ताकि आपके एम्प्लॉयज को यार एक देखो फेयर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो एटलीस्ट मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बड़े शहर में हो तो आप उनको ज्यादा पैसा दीजिए ताकि उनका ज्यादा, क्योंकि बड़े शहर में खर्चा ज्यादा होगा तो उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। छोटे शहर में वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कम पैसा चाहिए, तो थोड़ा सा रीजनेबल तो दीजिए। बड़े शहर में दे रहे हो तो ज्यादा पैसा दो ताकि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। तो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज मतलब पेमेंट टू एम्प्लॉयज अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एंड रीजनेबल होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर रेम्यूनरेशन, यानी अच्छी यानी सही पेमेंट मिलनी चाहिए, विच शुड गिव देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो आपके कॉम्पिटिटर से मैच खाती हो। ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या होगी? हमारे एम्प्लॉयज एनकरेज होंगे और हमारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाई होंगे, हमारे एम्प्लॉयज खुश होंगे और चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। दूसरी चीज, डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज।
एम्प्लॉइज के बीच में एक डेडिकेशन की स्पिरिट को डेवलप करते हैं हम, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज बोलते हैं कि यार अगर आप हमारे लिए इतना कर सकते हो, आप हमें इतना अच्छा पैसा दे सकते हो, तो बदले में हम क्यों ना आपके लिए अच्छे से काम करें। तो अगर आप एक हाथ आगे बढ़ाओगे, वो भी ऑब्वियसली आगे बढ़ के अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। डिक्लाइन इन लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब होता है कितनी जल्दी आपके एम्प्लॉइज आपको छोड़ के जा रहे हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने। अगर आप उनको अच्छे पैसे दोगे, रीजनेबल पेमेंट दोगे, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आपका जो लेबर टर्नओवर रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके एम्प्लॉइज खुश रहेंगे, एनकरेज रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे जब आप उनको अच्छा पेमेंट करोगे। आई होप सारी चीज समझ आ रही होगी आपको। अगले प्रिंसिपल पर चलते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है जिसके पास सारी की सारी पावर होती है, वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक पर्सन के पास सारी पावर नहीं है, हमने जो पावर है वो डिवाइड कर दी है बहुत सारे लोगों के बीच में। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सारी पावर्स हमने डिवाइड कर दी बहुत सारे लोगों के बीच में, तो डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर एक ही इंसान के हाथ में दे दी टॉप लेवल पे, तो वो सेंट्रलाइजेशन है। अब देखो, दोनों में फर्क क्या होगा। अगर मैं करती हूँ सेंट्रलाइजेशन, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो टॉप लेवल है उसके पास सारी पावर होगी। इससे क्या होगा, जो हमारे लोअर लेवल के लोग हैं वो अनसेटिस्फाइड होंगे, वो खुश नहीं होंगे कि यार हमसे तो कुछ पूछते ही नहीं है, हमें कुछ बताते नहीं है, हमारा डिसीजन मेकिंग ही नहीं है। तो वो एनकरेज नहीं होंगे, डिस्करेज होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे लोअर लेवल और मिडिल लेवल के लोग। प्लस इसकी वजह से हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन किसी से पूछना ही नहीं है ना, एक ही बंदे के हाथ में पावर है, वो अकेला बैठा सारे डिसीजन ले लेगा, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन गलत डिसीजन मेकिंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक ही अकेला बंदा तो कर रहा है, दूसरे का ओपिनियन नहीं पूछा। लेकिन इसमें ये होता है कि आप ना किसी के ऊपर भी आंसरेबिलिटी नहीं रखते हो, क्योंकि किसी और को तो डिसीजन लेना नहीं, टॉप लेवल को डिसीजन लेना है, वही अकेले आंसरेबल है, कोई और आंसरेबल है ही नहीं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें क्या होता है, हमारा जो टॉप लेवल है, हमारा जो मिडिल लेवल है एंड हमारा जो लोअर लेवल है, तीनों के बीच में पावर को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। टॉप लेवल भी थोड़े बहुत डिसीजन लेता है, थोड़े बहुत मिडिल लेवल लेता है, थोड़े बहुत लोअर लेवल देता है। इससे क्या होता है, लोअर और मिडिल लेवल खुश होते हैं, एनकरेज होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बीच में, और कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि आंसरेबिलिटी किसकी है, किसको हम जाके एक्चुअल में पकड़े अगर कोई गलती हो गई है तो। ठीक है जी। तो बोला यही जाता है इस प्रिंसिपल में कि इन दोनों के बीच में ना एक पर्टिकुलर बैलेंस होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो टॉप लेवल के पास सेंट्रलाइज होनी चाहिए, लेकिन सारी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। काफी चीजें जो है वो मिडिल और लोअर लेवल के पास डिसेंट्रलाइज्ड भी होनी चाहिए। एक बैलेंस हमें पूरे का पूरा मेंटेन करना चाहिए, ऐसा ये पॉइंट हमें बोलता है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी सेंट्रलाइजेशन एंड थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन, इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज करिए और ना ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करिए। प्लीज आप क्या करिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करिए। फॉर एग्जाम्पल, the decision in respect of determining the objectives and policies, expansion of business should remain in the hands of superior। अब जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे कि गोल्स को डिसाइड करना, पॉलिसीज बनाना, बिजनेस का एक्सपेंशन करना, ये सब सुपीरियर के हाथ में छोड़ दीजिए। पर जो हमारे डेली बेसिस के छोटे मोटे डिसीजन हैं, जैसे कि अथॉरिटी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब एक सुपीरियर आके नहीं बताएगा, टॉप लेवल का सीईओ आके नहीं बताएगा रॉ मटेरियल कितना, कब, कैसे, कहाँ खरीदना है, तो वो जूनियर्स को दे दीजिए। ग्रांटिंग लीव, अब सीईओ सबकी लीव्स नहीं ग्रांट करेगा ना, तो लोअर लेवल को दे दीजिए। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें आप सबऑर्डिनेट्स को दे दीजिए। सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ना तो पूरी सेंट्रलाइजेशन हो, ना ही पूरी डिसेंट्रलाइजेशन हो। क्या हो, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। चलो जी, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है स्केलर चेन। बड़ा ही आसान पॉइंट है। बोला क्या गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब जिसका दिल किया, जिसके साथ जाके बात करने का दिल किया, उसके ऑफिस में चले गए और उससे बात कर ली, ऐसा नहीं कर सकते। आपका घर नहीं है, वो एक ऑफिस है, वहां पर आपको एक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर तरीका मेंटेन करना पड़ेगा किसी से भी बात करने का। तो बात कैसे करी जाएगी, पहले जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल को बताएगा, और फिर जो मिडिल लेवल है वो अगर चाहे तो टॉप लेवल तक बात लेकर जाएगा। लोअर लेवल डायरेक्टली टॉप लेवल तक नहीं जा सकता, पहले टॉप मिडिल को, मिडिल लोअर को, या लोअर पहले मिडिल को, मिडिल फिर टॉप को बताएगा। ये हमें स्केलर चेन ने बोला है। ठीक है जी। आप मर्जी से किसी से भी कभी भी जाके बात नहीं कर सकते, आपका घर नहीं है वो। सो इट रेफर्स टू अ फॉर्मल, देखो फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है, लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन
which moves from the highest to the lowest ranks in the straight line. कह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव होता है टॉप से लोअर तक, लोअर से टॉप तक, बीच में टॉप, फिर मिडिल, फिर लोअर, इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे? फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन, एक ऑर्डर में एक पर्टिकुलर तरीके से, सही तरीके से इंफॉर्मेशन हमारी चलती है। बेटर रिलेशन बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, आपके रिलेशंस ना बेटर होते हैं, क्योंकि ना कई बार टॉप लेवल को ना अच्छा भी नहीं लगेगा कि लोअर लेवल से कोई भी आ रहा है और उनके ऑफिस में आके उनसे बात कर रहा है, ऐसे नहीं होता। उनका अपना टाइम है, उनका अपना तरीका है बात करने का, लोअर लेवल को शायद पता ही नहीं उनसे बात कैसे करनी है, तो आपके बेटर रिलेशन होते हैं जब आप अच्छे से रिस्पेक्ट करते हो पूरी अथॉरिटी की, ठीक है। एंड क्विक सोल्यूशन भी प्रॉब्लम्स के मिल जाते हैं इससे, ठीक है जी। दूसरी चीज इसमें आती है हमारे पास गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक समझाने से पहले एक बार देख लो स्केलर चेन होती ही ऐसी है। तो स्केलर चेन हमारी कुछ इस तरीके से होती है। स्केलर चेन में क्या हो रहा है, ये लोअर लेवल है, यहाँ से इंफॉर्मेशन इसके पास जाएगी, इससे यहाँ पे जाएगी, इससे फिर से और ऊपर 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 एंड करते करते ए के पास टॉप लेवल पर चली जाएगी। वापस अगर इसको नीचे देनी है इंफॉर्मेशन तो ये वापस से नीचे इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा दूसरी साइड पे। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन चलेगी इधर से यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे, सीधा यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हो सकता है ना बहुत इमरजेंसी हो, मैं मानती हूँ कि 99.9% केसेस में आप सीधा ही जाएंगे, 1-8% तो इमरजेंसी हो सकती है। उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप सीधा जा सकते हो दूसरी साइड पे और उसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। ये एक एक्सेप्शन होती है, ठीक है ना। अब ये मेरा क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन होती है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसमें क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाने के लिए किया गया था। किसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट? विद द एम्प्लॉई ऑफ द इक्वल रैंक इन केस ऑफ इमरजेंसी टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। बोला क्या गया है कि अगर हमें कभी इमरजेंसी है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा साइकिल फुलफिल करके दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। आप डिपार्टमेंट 1 से जा करके डिपार्टमेंट 2 में सेम रैंक के बंदे के साथ बात कर सकते हो, सो दैट आप जल्दी काम कर सको। लेकिन ये तभी होगा जब इमरजेंसी है, अगर बिना इमरजेंसी के किया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा स्केलर चेन एंड उसका एक्सेप्शन, दैट इज गैंग प्लैंक। इसकी हमें डायग्राम भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो इसका ये डायग्राम आपको पेपर में बना के आना है अलॉन्ग विद द गैंग प्लैंक। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रिंसिपल मेरे पास आता है प्रिंसिपल नंबर 10, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब देखो ये जो ऑर्डर वर्ड है हम बहुत बार सुनते हैं मूवीज में, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना। जज साहब बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कब बोलते हैं? जब क्या होता है हमारे कोर्ट रूम में सब इधर उधर फैल रहे हैं, सब बहुत बातें कर रहे हैं, सब बहुत शोर कर रहे हैं, तो जज क्या करते हैं कोर्ट में, क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सब अपनी जगह पे बैठ जाइए, है ना, यही बोलते हैं। वही यहाँ पे बोला गया है, प्लीज सब अपनी जगह पे बैठ जाइए, कोई इधर उधर मत घूमे, कोई सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स राइट प्लेस। क्या बोला गया है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस a right person should be placed at the right place at the right job। एक राइट पर्सन को एक राइट जॉब मिलनी चाहिए एंड एक राइट चीज अपनी राइट जगह पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल वाला मिडिल पे बैठा हो, मिडिल लेवल वाला लोअर पे हो, नहीं। एंड हर चीज की जगह सही होनी चाहिए। अगर हमारा कॉफी का मग है तो अपनी वो सही जगह पर होना चाहिए, इधर उधर चीजें ना फैली हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्योल एवरी एंटरप्राइज शुड हैव 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। एक ऑर्डर होता है मटेरियल ऑर्डर, यानी कि चीजों का, फिजिकल रिसोर्सेज का ऑर्डर, और एक होता है सोशल ऑर्डर, यानी कि इंसानों का, एम्प्लॉइज का, कि सारी चीजें, all the things should be at their right place and all the people should be also at their right place। कोई इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। Keeping physical resources in the order means proper place for everything and everything at its right place, and similarly keeping human resources in order means a place for everyone and everyone in the appointed place। हर इंसान और हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए, लेकिन सही जगह पे होने के लिए सबसे पहले सही जगह बनानी भी पड़ेगी हर चीज के लिए। ये हमें इस प्रिंसिपल ने बोला है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला है प्रिंसिपल इक्विटी का। इक्विटी का मतलब हम बोलते हैं इक्वालिटी। हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, छोटे बड़े में, रिश्तेदार में, भाई बहन में, सबको बराबर समझना है, ठीक है। लड़का लड़की में या छोटे बड़े में या किसी भी रैंक में, किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे हमें क्या है, किसी के साथ भी इनइक्वालिटी नहीं करनी है, हमें इक्वालिटी करनी है, बराबर ट्रीटमेंट देना है सबको। फर्क नहीं पड़ता कौन किस रिलीजन का, किस कास्ट, कलर, क्रीड का है। सो मैनेजर शुड ट्रीट देयर subordinates as fairly as possible। सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए so that they develop a feeling of dedication, ताकि लोग भी, एम्प्लॉइज भी आगे डेडिकेशन से काम कर सके। एडवांटेजेस इसमें हमारे पास क्या है? एम्प्लॉइज रिमेन सेटिस्फाइड, सारे एम्प्लॉइज खुश रहते हैं यार, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपने देखा कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो दैट इज वाई लोग सेटिस्फाइड रहेंगे अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी।
इंक्रीजेस द सेंस ऑफ डिवोशन, लोग डेडिकेटेडली काम करेंगे, डिवोटेड होके काम करेंगे। स्किल्ड एम्प्लॉइज ट्राई टू इंप्रूव अपॉन देयर स्किल्स, जो स्किल्ड एम्प्लॉइज होते हैं वो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अनस्किल्ड एम्प्लॉइज भी ट्राई करते हैं कि हम भी थोड़े बहुत स्किल्स अचीव कर लें, क्योंकि उनको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसको आगे जाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। तो हर कोई चाहेगा कि हम ज्यादा अच्छा काम करें ताकि हमें भी मौका मिले आगे और बढ़िया करने का। ठीक है जी। अगला आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबल रहना, सेट रहना, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, इधर उधर नहीं जाना। एंड पर्सोनल का मतलब होता है हमारे एम्प्लॉइज। तो हमने इस प्रिंसिपल में क्या बोला कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं हमें उनको स्टेबल रखना है। हमें ऐसे नहीं करना कि कल कोई एम्प्लॉय आया, आज उसको हमने निकाल दिया, कोई पुराना आया उसको निकाल दिया, फिर कोई नया रख लिया, ऐसे नहीं करना है। और दूसरी चीज, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहते हैं, हम उसे बोलेंगे ठीक है चले जाओ, हम नहीं रोकेंगे, ऐसा नहीं करना। ना तो आप खुद उनको निकालो, और अगर वो जाना चाहते हैं तो आप उनको रोकिए कि क्या दिक्कत हो गई, हम कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं, सेट करो लोगों को। क्यों? क्योंकि जब आप उनको हायर करते हो तो उसमें बेटा आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा कॉस्ट लगता है किसी को भी हायर करने में। फिर उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेन करने में टाइम, कॉस्ट और एफर्ट लगता है। सो प्लीज ये ट्राई करो कि अगर आपके पास एम्प्लॉइज आ गए हैं, आप उनको जल्दी जल्दी छोड़कर जाने मत दो, आप उनको खुश रखो और आप खुद भी उनको मत निकालो। और अगर वो जाना चाहते हैं तो भी आप उनको रोको। सो देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब कितने टाइम के लिए वो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, ऑफ द एम्प्लॉइज, सो दैट द वर्क कंटिन्यूज एफिशिएंटली, ताकि हमारा काम अच्छे से चलता रहे। क्योंकि अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, काम रुक जाएगा, काम में रुकावट आ जाएगी। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि हमारे एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर लोग छोड़कर नहीं जा रहे, सब लोग वहीं के वहीं है कई सालों से, तो एम्प्लॉइज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपनापन लगने लगेगा। इंक्रीज इन द रेप्यूटेशन, कंपनी की रेप्यूटेशन बढ़ेगी। जब लोगों को पता चलेगा कि इस कंपनी के एम्प्लॉइज तो इतने सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो कंपनी की रेप्यूटेशन बढ़ेगी। स्किल्ड वर्कर्स आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंपनी, जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम यहीं पर काम करें, क्योंकि वहां उनके स्किल की कदर होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। एंड लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग, आपको बार बार ट्रेनिंग और हायरिंग का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। चलो अगला प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब अपने आप से कुछ करना, आपको मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, आप अपनी जो आपका गोल है उससे कुछ डिफरेंट करना, कुछ अलग करना, कुछ नया करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। देखो काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आपने बोला कि ये गोल है, इस गोल को ऐसे ऐसे काम करना है और कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपने A to Z सब कुछ बोल दिया कि ये ना जैसे बोला है वैसे ही करना है और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? आपने एम्प्लॉय को बांध दिया। दूसरी चीज क्या होगी? आपने एम्प्लॉय को बोला देखो बेटा हमें ये गोल पूरा करना है, ठीक है, और इस गोल को हमें 2 दिन के अंदर अंदर पूरा करना है। अब यहाँ पे आपने उसको A to Z इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ऐसे ही करना है, यही करना है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉइज क्या है? फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ नए स्टेप ले सकते हैं। और जितना ज्यादा वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करेंगे, वो उतने ज्यादा न्यू आइडियाज लेकर आएंगे। और क्या पता कोई आइडिया आपको भी ना आया हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो, तो नए आइडियाज आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हेंसफोर्थ उसकी वजह से क्या होगा? आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा। सो इससे क्या होगा? इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर। थिंकिंग पावर यानी उनको नए आइडियाज आएंगे, कोऑपरेशन करेंगे, आपके एम्प्लॉइज कोऑपरेट करेंगे डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने में। क्योंकि जब आपने कोई नया डिसीजन लिया और एम्प्लॉइज को भी पूछा था उनके नए आइडियाज के बारे में, तो वो खुशी खुशी आपके डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। वर्सेज अगर आपने बहुत रिजिड होकर अपने आप से डिसीजन ले लिया तो एम्प्लॉइज खुश नहीं होंगे, ठीक है। एंड लास्ट इज इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज आपके साथ ज्यादा अटैच होने लग जाएंगे, ठीक है जी। चलो लास्ट प्रिंसिपल हमारा आता है द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। ये प्रिंसिपल अब देखो हमें क्या बोलता है? अ मैनेजर शुड कंटिन्यूअसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट अमंग द सबऑर्डिनेट। सो देखो एस्पिरिट डी कॉर्प्स के प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? टीम स्पिरिट। अगेन इसको भी आप नाम से याद रख सकते हो। स्पिरिट में हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, देखो स्पिरिट, आप यहां से इसको याद रख सकते हो कि ये किस चीज की स्पिरिट है? टीम स्पिरिट है। ये टीम में काम करने की भावना है। अकेले अकेले अपने अकॉर्डिंग नहीं करना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी टीम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना है और उसी अकॉर्डिंग काम करना है। ये हमें इस प्रिंसिपल ने बोला है, ठीक है। सो क्या करना है? मोटिवेट करना है मैनेजर ने हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आप टीम स्पिरिट रखिए,
अपने पर्सनल के लिए काम मत करिए, टीम के लिए काम करिए, मिलजुल के काम करिए। अगर कोई पीछे रह गया उसको भी लाइए, उसके साथ काम करिए, सबको साथ मिलके काम करना है। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स हमारे बहुत आसानी से बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कॉमन है इन ऑल द 14 प्रिंसिपल्स। बुक में दिया है नहीं दिया, मैं गारंटी देती हूँ इस पॉइंट को और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के पॉइंट को कहीं भी लिख के आ जाओ, हर पर्टिकुलर प्रिंसिपल का ये एडवांटेज बन सकता है। ठीक है जी, लास्ट हमारे पास क्या आता है, स्वीट रिलेशन। एक अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिलता है सबऑर्डिनेट्स एंड सीनियर्स के बीच में, अगर टीम स्पिरिट होती है एंड विद इन द टीम एज वेल। पूरी टीम के बीच में सबके आपस में लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप टीम स्पिरिट की भावना रखकर काम करते हो तो। ठीक है जी, इसके साथ हमारे ऑल द 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फ्योल ने दिए थे वो सारे के सारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे इन प्रिंसिपल्स की नेचर की और इन प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहली चीज मेरे पास आती है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप ऑल द 14 प्रिंसिपल्स आपको समझ आए होंगे। अगर वो 14 प्रिंसिपल्स आपको समझ आए हैं तो इसकी नेचर, इसकी इंपॉर्टेंस आप बहुत जल्दी समझ सकते हो, बहुत जल्दी याद कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब होता है एवरीवेयर, हर कहीं, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, फिर चाहे वो एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक हॉस्पिटल है, एक कंपनी है, कहीं भी इन प्रिंसिपल्स को यूज करो, आप कर सकते हो, ये प्रिंसिपल्स आपके काम आएंगे। ठीक है जी, अगला पॉइंट मेरे पास आता है जनरल गाइडलाइन। देखो एक जनरल गाइडलाइन है, हमने ऐसा नहीं बोला कि आपको यही करना है, आप अपने हिसाब से इनको अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। जनरल गाइडलाइंस ऐसा नहीं बोला कि अगर ये नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं। जनरल गाइडलाइन, बिजनेस तो ऐसे भी अच्छा चल रहा है, अगर ये कर लोगे तो और अच्छा चलेगा, या इतनी सी बात है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो हमारे हेनरी फॉल ने बहुत बार प्रैक्टिस करी, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करे और फिर वहां से जो उसने रिजल्ट निकाले हेनरी फॉल जी ने, उन रिजल्ट्स के बेसिस पर इन्होंने ये प्रिंसिपल बनाए हैं। ऐसे ही हवा में नहीं बना दिए कि चलो एक बीएसटी में चैप्टर ऐड करना है तो प्रिंसिपल बना दे, ऐसा थोड़ी। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत मैनेजमेंट करी, उन रिजल्ट के बेसिस पर आपके लिए स्पेशली पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स बनाए। अगली चीज आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, रिजिड नहीं है कि जैसे बोल दिया वैसा ही करना है, जैसे बोल दिया वैसे ही प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, नहीं। आप फ्लेक्सिबल रहिए, जैसे आपका दिल करे वैसे इस प्रिंसिपल को अप्लाई करिए, कहीं पे प्यार से, कहीं पे गुस्से से, कहीं पे थोड़ी सी फोर्स के साथ, कहीं पे फॉर्मली, कहीं पे इनफॉर्मली, जैसे दिल करे वैसे अप्लाई करो यार, कोई धक्का नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है मेनली बिहेवियरल। अब ये क्या बोलता है कि ना ये आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है, आपके बिहेवियर को, मैनेजर के, सुपीरियर के, सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को बदलने की कोशिश करता है कि आप कोऑर्डिनेट कीजिए, आप डिसिप्लिन रखिए, आप साथ मिलके काम करिए, टीम स्पिरिट रखिए। आपके साथ और कुछ फोर्स नहीं कर रहा, बस आपको बोल रहे हैं आप अपना बिहेवियर चेंज कर लो, उसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाएगी। रिलेशन अच्छा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट के बीच का रिलेशन भी हमें इससे समझ आता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज हुई तो उसका रीजन क्या था, कॉज क्या था किसी इफेक्ट का, वो हमें यहाँ से पता चलता है। एंड कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट, कि कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। सो अगर आपके पास एम्प्लॉइज हैं, अगर आपसे एम्प्लॉय संभल नहीं रहे उस केस में आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके एम्प्लॉइज बार बार छोड़ के जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो आप उनके लिए ये प्रिंसिपल्स जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर टीम स्पिरिट नहीं है वहां पर ये प्रिंसिपल्स आप अप्लाई कर सकते हो। कंटिंजेंट है, कोई पर्टिकुलर काम होगा तभी आप ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। एंड अगली चीज इसमें मेरे पास आती है, दैट इज माई सिग्निफिकेंस, या मैं बोलूँ इंपॉर्टेंस, या मैं बोलूँ एडवांटेजेस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत आसान है। प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द एम्प्लॉइज। उनको पता चलता है कि एम्प्लॉइज कैसे हैं जब वो एम्प्लॉइज के साथ टीम स्पिरिट में काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, अच्छे से यूज होते हैं, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इफेक्टिव तो होता ही है काम, पहले भी मैंने बताया कि ये तो एडवांटेज है, याद भी कर लो कि हर प्रिंसिपल से इफेक्टिवनेस आएगी। साइंटिफिक डिसीजन होते हैं जी, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो, ऐसी हवा में कुछ भी डिसीजन नहीं लेते हो, साइंटिफिकली डिसाइड करते हो। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, हमारा एनवायरमेंट बार बार चेंज होता है, कभी कोविड आ गया, कभी हमारे सरकार बदल गई, कभी कुछ हो गया, कभी नया कॉम्पिटिटर आ गया, कभी डिमांड सप्लाई कम ज्यादा हो गई। ऐसी चेंजिंग एनवायरमेंट को मीट करने में हमें हेल्प करता है, उसके साथ कोप अप करने में, लड़ने में हमें मदद करते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अवर एम्प्लॉइज, टुवर्ड्स अवर सोसाइटी, उनको फुलफिल करने में मदद करता है। जैसे कि हमने बोला कि एक अच्छी रेम्यूनरेशन दीजिए अपने एम्प्लॉइज को, तो वो हमारा एक सोशल ऑब्लिगेशन है
कि एम्प्लॉइज को अच्छा पेमेंट करिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम उनको पेमेंट करिए, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, इसको पूरा करने में मदद करता है। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी हमें मदद करता है। अब देखो एजुकेशन में हम ये प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं, ऐसे कल को आप ट्रेनिंग लोगे तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा इन प्रिंसिपल्स को कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर कोई रिसर्च करोगे तो वहां पर आप इन प्रिंसिपल्स की मदद से रिसर्च कर सकते हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपको आपकी पढ़ाई में भी, मैनेजमेंट की पढ़ाई में, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में और मैनेजमेंट रिलेटेड रिसर्च करने में भी ये प्रिंसिपल्स आपको मदद करेंगे। तो चलो जी, इसी के साथ हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म होते हैं। साथ ही साथ उन प्रिंसिपल्स का नेचर एंड उन प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस हमने अभी की वीडियो में किया है। आई होप पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ आई हो, ऑल द 14 प्रिंसिपल्स आपको समझ आए हो एंड अलॉन्ग विद दैट आप पूरी वीडियो में से सारे 14 प्रिंसिपल के नोट्स, सारी उनकी डेफिनेशन जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे अपने डाउट भी पूछ सकते हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।